रॉबिन शर्मा। ये नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के जहन में दो किताबें आती हैं, द मंक हु सोल्ड हिज फेरारी और द 5 AM क्लब। हाँ, और ये वो किताबें हैं जिन्होंने उन्हें दुनिया भर में मशहूर कर दिया। करोड़ों लोगों ने पढ़ी हैं। बिल्कुल, लेकिन आज हम उनकी इन मशहूर किताबों पर नहीं बल्कि एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो शायद इन सब का एक तरह से आधार है। एक कम चर्चित लेकिन शायद सबसे बुनियादी किताब, मेगा लिविंग। और ये नाम थोड़ा 90s का लग सकता है, पर इसका जो आइडिया है वो आज भी उतना ही ताकतवर है। ये सिर्फ कुछ मोटिवेशनल कोट्स का कलेक्शन नहीं है। नहीं, ये जिंदगी को नए सिरे से डिजाइन करने का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। एक ब्लूप्रिंट। अच्छा, तो आज की हमारी कोशिश इसी ब्लूप्रिंट को समझने की है। किताब एक बहुत ही मतलब बुनियादी सवाल से शुरू होती है। हाँ। कभी इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाते? ऐसा लगता है जैसे हम अपनी ही बनाई हुई सोच, डर और आदतों की दीवारों में कैद हैं। बिल्कुल, और मेगा लिविंग का मिशन यही है कि कोई अपनी जिंदगी का सिर्फ दर्शक ना बना रहे बल्कि उसका आर्किटेक्ट, उसका निर्माता बने। और ये पूरा ढांचा 3 पिलर्स पर खड़ा है। मन, शरीर और चरित्र। हाँ, मन, शरीर और चरित्र। तो चलिए इन स्तंभों को एक एक करके टटोलते हैं। शुरुआत करते हैं मानसिकता से, यानी माइंडसेट से। किताब में लोगों को लेकर एक दिलचस्प क्लासिफिकेशन है। हाँ, शर्मा कहते हैं कि दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहली कैटेगरी में वो हैं जो चीजें करवाते हैं, मतलब एक्शन लेते हैं। ये बहुत कम होते हैं। और दूसरी कैटेगरी में? दूसरी में बहुमत है, वो लोग जो बस चीजों को होते हुए देखते रहते हैं। और तीसरी? तीसरी में वो लोग हैं जो सब कुछ हो जाने के बाद हैरान होकर पूछते हैं, अरे ये क्या हो गया? ये सुनने में थोड़ा कठोर लगता है। क्या किताब ये मानती है कि लोग अपनी मर्जी से तीसरी कैटेगरी में रहते हैं, या हालात उन्हें वहां धकेल देते हैं? क्योंकि कई बार तो लोगों के पास मतलब विकल्प ही नहीं होते। ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, किताब का नजरिया ये नहीं है कि हालात की कोई भूमिका नहीं होती, लेकिन उसका जोर इस बात पर है कि हमारी प्रतिक्रिया, हमारा रिस्पॉन्स हमारे हाथ में होता है। मकसद किसी को जज करना नहीं है। अच्छा। मकसद है ये दिखाना कि कोई तीसरी कैटेगरी से पहली में कैसे आ सकता है। मतलब एक पैसिव दर्शक से जिंदगी का एक एक्टिव खिलाड़ी कैसे बना जाए। ठीक है, समझ गई। पर ये बदलाव आएगा कैसे? रातों रात तो कोई जादू की छड़ी घूमेगी नहीं। आज की दुनिया में तो सब कुछ इंस्टेंट चाहिए। और किताब इसी सोच को चैलेंज करती है। वो कहती है कि कोई जादुई गोली नहीं है, बल्कि एक जापानी दर्शन है, काइजन। काइजन? इसका मतलब है छोटे छोटे लेकिन लगातार और हर रोज किए जाने वाले सुधार। बिल्कुल, महानता एक दिन में नहीं आती, वो हर रोज थोड़ा थोड़ा महान काम करने से बनती है। आज की जो हसल कल्चर वाली दुनिया है, उसमें ये विचार थोड़ा उल्टा लगता है। हाँ, जहाँ सब बड़े धमाके करना चाहते हैं। एकदम। काइजन कहता है, धमाके की मत सोचो, बस हर रोज एक दिया जलाते रहो। लेकिन यहीं पर तो असली चुनौती है। रोज बिना चूके एक छोटा सा काम करना, ये बड़ी बड़ी बातें करने से कहीं ज्यादा अनुशासन मांगता है। जब हफ्ते भर बाद भी नतीजे नहीं दिखते तो हिम्मत टूटने लगती है, लोग छोड़ देते हैं। एकदम सही। और यही सबसे बड़ी वजह है कि लोग असफल होते हैं। शर्मा का तर्क है कि हम परिणामों के प्रति, मतलब रिजल्ट्स को लेकर जुनूनी हैं, प्रोसेस को लेकर नहीं। सही बात है। हम वजन नापने वाली मशीन पर रोज खड़े होना चाहते हैं, लेकिन रोज 20 मिनट की वॉक पर ध्यान नहीं देना चाहते। काइजन कहता है कि आप प्रक्रिया पर ध्यान दें, परिणाम अपने आप आएंगे। जैसे रोज 15 मिनट पढ़ना, शायद एक हफ्ते में जिंदगी ना बदले, लेकिन 1 साल में ये आपको एक अलग ही इंसान बना देगा। ये चक्रवृद्धि ब्याज की तरह है। शुरुआत में बहुत धीमा लगता है, पर लंबे समय में कमाल कर देता है। और इस रोजाना सुधार की सबसे बड़ी जंग हमारे दिमाग के अंदर ही लड़ी जाती है। यहीं से हम दूसरे स्तंभ पर आते हैं, मन पर महारत। किताब में मन को एक बगीचे का रूपक दिया गया है, जो मुझे बहुत पसंद आया। हाँ, ये एक बहुत शक्तिशाली रूपक है कि मन एक बगीचे की तरह है। अगर आप उसकी देखभाल नहीं करेंगे तो उसमें जंगली घास फूस, मतलब नेगेटिव विचार अपने आप उग जाएंगे। डर, शक, ईर्ष्या, इनके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। नहीं, ये तो बस आ जाते हैं। लेकिन अगर आपको उस बगीचे में सुंदर फूल उगाने हैं, यानी पॉजिटिव और शक्तिशाली विचार, तो आपको बीज बोने पड़ेंगे, रोज पानी देना होगा, खरपतवार हटानी होगी, मतलब मेहनत करनी होगी। हाँ, इसका सीधा सा मतलब है कि पॉजिटिव सोच हमारी नेचुरल स्टेट नहीं है। इसे सचेत रूप से, कॉन्शियसली डेवलप करना पड़ता है। सोचने का नाटक कर रहे हो। ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। और किताब का मतलब भावनाओं को दबाना बिल्कुल नहीं है। ये विचारों की दिशा बदलने के बारे में है। शर्मा इसके लिए एक 30 दिन की चुनौती देते हैं। अच्छा। कि अपने विचारों के प्रति जागरूक बनो।
जब भी कोई नेगेटिव विचार आए उसे पकड़ो और सवाल करो, क्या ये सच है? क्या ये विचार मेरी मदद कर रहा है? फिर उसे एक ज्यादा सशक्त विचार से बदलो। हाँ, ये नाटक नहीं, ये ट्रेनिंग है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का विज्ञान भी तो यही कहता है, हम सचमुच अपने दिमाग की वायरिंग को बदल सकते हैं। जैसे जिम में वजन उठाकर मांसपेशी बनती है, वैसे ही विचारों के पैटर्न को बदलकर मानसिक रास्ते बनते हैं। और इसी से जुड़ा एक बहुत ही बोल्ड आइडिया किताब में है, गो ऑल द वे इन और डोंट गो एट ऑल। या तो पूरी तरह से कमिट करो या बिल्कुल मत करो। 1 मिनट, ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया। क्या आधा अधूरा प्रयास कुछ न करने से बेहतर नहीं है? हाँ, ये सवाल आता है। अगर कोई हफ्ते में सिर्फ 2 दिन जिम जा पा रहा है, तो क्या ये बिल्कुल न जाने से बेहतर नहीं है? ये ऑल और नथिंग वाली सोच तो लोगों को शुरू करने से ही रोक सकती है। देखिए, सतही तौर पर यह बात सही लगती है, लेकिन शर्मा का नजरिया थोड़ा गहरा है। वो कहते हैं कि आधा अधूरा प्रयास आपको औसत दर्जे का बनाता है। अच्छा, ये आपको एक झूठी तसल्ली तो देता है कि मैं कोशिश कर रही हूं, लेकिन ये वो तीव्र फोकस और ऊर्जा पैदा नहीं करता जो असल में बड़े परिणाम लाती है। ये उस पानी की तरह है जो 99 डिग्री पर तो है, पर उबल नहीं रहा। भाप बनाने के लिए यानी बदलाव लाने के लिए आपको 100 डिग्री तक जाना ही होगा। मतलब जब आप पूरी तरह से कमिट करते हैं तो आपके संसाधन, आपकी ऊर्जा, आपका ध्यान सब एक ही दिशा में लग जाते हैं। बिल्कुल, बिखराव खत्म हो जाता है। और जब आप ऐसे शक्तिशाली विचारों को अपने मन में रोज दोहराते हैं तो वो धीरे धीरे आपके अवचेतन मन का हिस्सा बन जाते हैं और फिर आपकी हकीकत को आकार देने लगते हैं। लेकिन सिर्फ सोचना काफी नहीं है। जब तक हम उसे एक्शन में ना बदलें, ये सब तो ख्याली पुलाव है। और यहीं पर वो शब्द आता है जिससे ज्यादातर लोग भागते हैं, अनुशासन, डिसिप्लिन। हाँ, किताब में एक बहुत सीधी और शक्तिशाली लाइन है जो इस शब्द को नया मतलब देती है। अनुशासन बराबर स्वतंत्रता, डिसिप्लिन इज फ्रीडम। ये सुनने में बिल्कुल उल्टा लगता है। अनुशासन का मतलब तो हमेशा से पाबंदी, नियम, एक तरह की गुलामी जैसा लगता है। आज का दौर तो फ्री स्पिरिटेड होने का है, तो ये अनुशासन बराबर स्वतंत्रता वाली बात ये कैसे फिट होती है? बिल्कुल, और किताब इसी सोच को पलट देती है। शर्मा का तर्क है कि जो इंसान अनुशासित नहीं है वो असल में गुलाम है। गुलाम किसका? अपनी आदतों का, अपनी भावनाओं का, अपने मूड का। अगर उसका मन करेगा तो काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। वो अपने फोन के नोटिफिकेशन का गुलाम है, अपनी मीठा खाने की इच्छा का गुलाम है। एकदम। आज की सबसे बड़ी गुलामी क्या है? हमारा फोन। हम अपने मूड, अपने फोकस के मालिक नहीं है, वो एल्गोरिदम है। बात तो सही है। जबकि एक अनुशासित इंसान का कंट्रोल अपने हाथ में होता है। जो इंसान रोज 30 मिनट फोन दूर रखने का अनुशासन बना लेता है, वही तो असल में अपने ध्यान का, अपनी सोच का आजाद मालिक है। स्वतंत्रता यही तो है, अपने जीवन का स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में रखना। बिल्कुल। ठीक है, अनुशासन की बात तो समझ आई, लेकिन इसे बनाए रखने के लिए जो इच्छा शक्ति मतलब विल पावर चाहिए, वो कहाँ से लाएं? रोज रोज की जिंदगी में तो ये सबसे पहले खत्म होती है। और किताब में इच्छा शक्ति की तुलना एक मांसपेशी से की गई है, और ये एक सटीक एनालॉजी है। अच्छा, आप इसे जितना इस्तेमाल करेंगे ये उतनी ही मजबूत होगी। हर बार जब आप कोई मुश्किल काम करते हैं जिसे आपका मन टालना चाहता है, तो आप उस मांसपेशी को ट्रेन कर रहे होते हैं। सुबह अलार्म बजने पर स्नूज बटन दबाने के बजाय उठ जाना, ये एक छोटा सा रेपिटेशन है आपकी वेल पावर की मांसपेशी के लिए। और शायद यही मांसपेशी हमें थकान से लड़ने में भी मदद करती है। किताब में थकान को लेकर एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कही गई है। हाँ, कि ज्यादातर लोग थके हुए नहीं होते, वो बस प्रेरित नहीं होते। ये एक ऐसा विचार है जो बहुतों को असहज कर सकता है। बिल्कुल। क्या ये उन लोगों के लिए थोड़ा असंवेदनशील नहीं है जो सच में शारीरिक मेहनत करते हैं या जो किसी मानसिक स्वास्थ्य की समस्या से जूझ रहे हैं? जरूर, और ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। शर्मा का संदर्भ यहाँ ज्ञान कार्यकर्ताओं मतलब नॉलेज वर्कर्स से है, जहाँ ज्यादातर थकान मानसिक होती है। ये उस मजदूर पर लागू नहीं होता जो दिन भर मेहनत करके थका है, ठीक है, मेल भेजता है। हाँ, मतलब ये दिमाग का एक बहाना है उस काम से बचने का जो उसे बोरिंग या बेमतलब लग रहा है। बिल्कुल। सोचिए, आप ऑफिस के काम से थक कर घर आई हैं, लेकिन तभी दोस्त का फोन आता है कि चलो क्रिकेट खेलने चलना है। सारी थकान कहाँ गायब हो जाएगी? सही बात है, क्योंकि वहां एक उत्साह है, एक मकसद है। तो इसका समाधान क्या है? हर काम को रोमांचक कैसे बनाएं? इसका जवाब द फील गुड प्रिंसिपल में दिया गया है। हाँ, इसे ऐसे समझिए कि हमारा दिमाग एक बच्चे की तरह है जो टॉफी के लिए काम करता है। टॉफी के लिए? हाँ, अभी उसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करने या जंक फूड खाने की इंस्टेंट टॉफी मिल रही है।
समाधान ये है कि उस टॉफी को वहां से हटाकर कोई मुश्किल काम पूरा करने के बाद उसे दें। जैसे 1 घंटा पढ़ाई करने के बाद 15 मिनट सोशल मीडिया। एकदम। धीरे धीरे दिमाग को समझ आ जाता है कि असली मजा काम पूरा करने में है, उसे टालने में नहीं। ये तो काफी प्रैक्टिकल है। और जब आदतों की बात हो रही है तो लक्ष्य निर्धारण मतलब गोल सेटिंग की बात भी होगी। हाँ, 4 कदमों वाला तरीका। पहला, क्रिस्टल क्लियर होकर तय करें कि चाहिए क्या। दूसरा, एक डेडलाइन। तीसरा, एक रणनीति। और चौथा कदम मुझे सबसे दिलचस्प और विवादास्पद लगा। दबाव बनाएं, अपने लक्ष्य के बारे में लोगों को बता दें। पर क्या इससे एक प्रेशर कुकर वाली स्थिति नहीं बन जाएगी? फेल होने का डर और शर्मिंदगी ये सब बढ़ नहीं जाएगा? और शर्मा के अनुसार यही तो पॉइंट है। वो कहते हैं कि थोड़ा सा पॉजिटिव प्रेशर अच्छा होता है। ये आपको जवाबदेह बनाता है। जब आप पब्लिकली कमिट कर देते हैं तो पीछे हटना मुश्किल हो जाता है। आप अपने ही शब्दों का मान रखने के लिए ज्यादा मेहनत करते हैं। हाँ, और फिर उस लक्ष्य पर 21 दिन का नियम का पालन करें ताकि उस पर काम करना आपकी आदत बन जाए। चलिए, तो हमने मन और आदतों की बात की। अब आते हैं उस नींव पर जिस पर ये सब टिका है, हमारा शरीर। और यहाँ किताब में एक बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट है। कौन सी? अगर कोई व्यक्ति रोज 30 मिनट व्यायाम नहीं कर सकता तो वो अपने जीवन के लक्ष्यों को गंभीरता से नहीं लेता। ये सुनकर तो बहुत से लोग नाराज हो सकते हैं। हो सकते हैं, ये सुनने में बहुत सख्त है। बिल्कुल। तो क्या एक सिंगल माँ जो 2 नौकरियां कर रही है और अपने बच्चों को पाल रही है, अगर वो 30 मिनट नहीं निकाल पाती तो क्या वो अपनी जिंदगी को लेकर गंभीर नहीं है? देखिए, इस लाइन को शब्दशाह नहीं बल्कि इसकी भावना को समझना होगा। इसके पीछे का तर्क बहुत गहरा है। 30 मिनट हमारे पूरे दिन का सिर्फ 2% हिस्सा है। सिर्फ 2%? हाँ, तो शर्मा का तर्क है कि अगर कोई इंसान अपनी सबसे कीमती संपत्ति यानी अपनी सेहत के लिए दिन का 2% भी नहीं निकाल सकता तो वो अपने बड़े बड़े सपनों को हासिल करने के लिए जरूरी प्रतिबद्धता कहाँ से लाएगा? मतलब ये सिर्फ बॉडी बनाने के बारे में नहीं है, ये अपनी प्राथमिकताएं तय करने, प्रतिबद्धता दिखाने और अपनी ऊर्जा को मैनेज करने का एक टेस्ट है। एग्जैक्टली। एक फोकस दिमाग के लिए एक फिट बॉडी जरूरी है, लग्जरी नहीं। व्यायाम से सिर्फ शरीर ही नहीं, मन भी मजबूत होता है। किताब में सिर्फ एक्सरसाइज नहीं बल्कि आहार। आप वही बनते हैं जो आप खाते हैं। हाँ, और सांस लेने की तकनीक, सही पोस्चर और योग के महत्व पर भी जोर दिया गया है। मन और शरीर की तुलना एक रेसिंग कार से की गई है जिसे ठंडा रखना जरूरी है, और यहीं पर शांति मतलब कामनेस का रोल आता है। किताब कहती है कि शांति एक स्किल है, कोई गिफ्ट नहीं। पर कुछ लोग तो प्राकृतिक रूप से शांत होते हैं और कुछ बेचैन। क्या इसे सच में एक स्किल की तरह सीखा जा सकता है? बिल्कुल, ये भी इच्छा शक्ति की मांसपेशी की तरह ही है। जितना अभ्यास करेंगे उतना मजबूत होगा। जो लोग दबाव में शांत रह पाते हैं वही जिंदगी के बड़े मैच जीतते हैं। और इसकी प्रैक्टिस होती है ध्यान से, गहरी सांस लेने के व्यायाम से, या बस रोज कुछ मिनट चुपचाप बैठकर। ठीक है, तो हमने मन और शरीर यानी एक तरह से जिंदगी के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात कर ली। पर उस यूजर का क्या जो इन दोनों को चला रहा है? हमारा चरित्र। और ये इस चर्चा का सबसे गहरा हिस्सा है। हाँ, आंतरिक विजय। किताब का एक मुख्य विचार है कि सच्चा लीडर वही है जो पहले खुद को लीड कर सकता है। इस आंतरिक विजय का असल मतलब क्या है? इसका मतलब है अपनी भावनाओं, अपनी प्रतिक्रियाओं और अपने नजरिए पर कंट्रोल हासिल करना। इसका पहला कदम है प्रोएक्टिव बनना, रिएक्टिव नहीं। अच्छा। रिएक्टिव लोग मौसम की तरह होते हैं। अगर बाहर धूप है तो खुश, बादल हैं तो दुखी। वो हालात पर दोष डालते हैं। जबकि प्रोएक्टिव लोग अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। वो मानते हैं कि चाहे जो भी हो, उनके पास हमेशा ये चुनने की आज़ादी है कि वो प्रतिक्रिया कैसे देंगे। हर असफलता में एक सीख छिपी होती है। ये प्रोएक्टिव होने का ही हिस्सा है। और इसी से जुड़ा एक और शक्तिशाली टूल है 80-20 नियम को अपने चरित्र पर लागू करना। 80-20 नियम, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर अपनी जिंदगी में वो 20% गतिविधियां कैसे पहचाने जो 80% परिणाम देती हैं? इसका कोई सीधा फॉर्मूला तो है नहीं है। इसके लिए निर्मम मतलब रूथलेस सेल्फ अवेयरनेस चाहिए। आपको अपने दिन, अपने हफ्ते का विश्लेषण करना होगा। कौन से वो काम हैं जो आपको आपके लक्ष्यों के सबसे करीब ले जाते हैं? कौन से वो लोग हैं जो आपकी ऊर्जा बढ़ाते हैं? और कौन सी वो आदतें या लोग हैं जो आपकी 80% ऊर्जा चूस लेते हैं और नतीजा कुछ नहीं देते? ये जानना और फिर अपनी ऊर्जा को उन टॉप 20% चीजों पर लगाना, ये वाकई चरित्र की एक बहुत बड़ी निशानी है।
पर ये सब सुनने में ऐसा लगता है कि हमें एक मशीन की तरह बन जाना है, हर वक्त प्रोडक्टिव, हर वक्त अनुशासित। इसमें जिंदगी को एंजॉय करने की जगह कहाँ है? ये तो बर्नआउट का सीधा रास्ता लगता है। बहुत अच्छा सवाल है और शर्मा इस संतुलन पर बहुत जोर देते हैं। वो कहते हैं कि कड़ी मेहनत और अनुशासन के साथ साथ आराम करना, मजे करना और अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना भी उतना ही जरूरी है। अच्छा, सिर्फ काम करते रहना और जीवन के छोटे छोटे पलों को नजरअंदाज कर देना भी एक तरह से असफलता ही है। असली महारत इन दोनों के बीच संतुलन बनाने में है। और इस पूरी यात्रा का अंतिम पड़ाव क्या है? अपने ज्ञान को साझा करना। जब आप अपने जीवन में कुछ हासिल कर लेते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप दूसरों को भी उस रास्ते पर चलने में मदद करें। तो कुल मिलाकर मेगा लिविंग सिर्फ कुछ सेल्फ हेल्प टिप्स नहीं है, बल्कि ये वाकई मन, शरीर और चरित्र को एक साथ जोड़ने वाला एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। बिल्कुल। और अगर आज की हमारी इस पूरी चर्चा को समेटे तो कुछ बातें साफ निकल कर आती हैं। पहली, महानता कोई हादसा नहीं है। ये काइजन, अनुशासन और लगातार अभ्यास जैसे जानबूझकर किए गए कामों का नतीजा है। दूसरी बात, आपका मन और शरीर एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। आप एक को नजरअंदाज करके दूसरे को शिखर पर नहीं पहुंचा सकती। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी बात, असली जीत बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि अपने अंदर हासिल की जाती है। जब आप अपनी आदतों, अपनी सोच और अपने चरित्र पर विजय पा लेते हैं तो बाहरी सफलता उसका एक नेचुरल बाय प्रोडक्ट बन जाती है। मतलब असल में सारा खेल अंदरूनी है। और शायद यही सबसे बड़ा सवाल है जो सुनने वालों को खुद से पूछना चाहिए। हाँ, और इसी सवाल के साथ हम आज की बातचीत को समाप्त कर सकते हैं। किताब में चरित्र के संदर्भ में 80-20 नियम का जिक्र है। तो सवाल ये है कि किसी की अपनी जिंदगी में वो 20% कौन से काम, कौन सी आदतें या कौन से रिश्ते हैं जो उन्हें 80% खुशी, तरक्की और मन की शांति देते हैं। और असली सवाल ये है, क्या वो अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी ऊर्जा उन्हीं 20% चीजों पर लगा रहे हैं या फिर बाकी की 80% व्यर्थ की चीजों में उसे गंवा रहे हैं?